मस्जिद हो रहा हो, असदुद्दीन ओवैसी वहां ना आए। तो असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से अपनी मुस्लिम के रहनुमाओं बनने की जो कोशिश है वो दिखाने की कोशिश की। और ये देखिए, ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। बदायूं उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद को उन्होंने यहाँ पर प्रश्न इसको लेकर किया है, कहा है कि निशाना बनाया गया। क्या कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने इस ट्वीट में? देखिए, लंबा चौड़ा ट्वीट है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और दिखा इसलिए रहे हैं क्योंकि फिर से असदुद्दीन ओवैसी इससे पहले संभल पर भी बोलते दिखाई दे रहे थे और अब फिर से इस पर उन्होंने बोला है। तो आखिर असदुद्दीन ओवैसी इतने नाराज क्यों हो गए, इतने खफा क्यों हो गए? क्या उन्होंने ट्वीट में कहा? हमने आपको ट्वीट दिखा तो दिया, चलिए जानकारी जल्दी से आपको दे देते हैं, आपके सामने जानकारी रखते हैं। जामा मस्जिद को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की, जिस तरह से मंदिर बताया गया उसको लेकर नाराजगी जाहिर की है। और ये बदायूं मामले पर उनकी पहली प्रतिक्रिया है AIMIM चीफ की। और असदुद्दीन ओवैसी ने ASI पर सीधे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ASI जो भारत सरकार के तहत काम करता है, यूपी सरकार भी इस मामले में पार्टी है, ये भी कहा है इस ट्वीट में। दोनों सरकारें 1991 एक्ट के मुताबिक अपनी बात रखें। 1991 एक्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र, जहां भी मंदिर मस्जिद विवाद होता है उसको लेकर इस एक्ट का जिक्र आप बार बार सुनते हैं, और यही एक्ट का जिक्र अभी फिर से ओवैसी साहब ने किया है। उन्होंने कहा कि आने वाली नस्लों को AI की पढ़ाई के बजाय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई के बजाय ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई में व्यस्त कर दिया जा रहा है, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। और ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जो समय समय पर कहीं ना कहीं भड़काते भी रहते हैं। अभी जब संभल का मामला आया तब भी इनके भड़काऊ बोल सामने आए थे। और ये वही ओवैसी हैं जो कहते हैं कि जो मदरसों में तालीम मिल रही है वो बिल्कुल ठीक है, तालीम मिलनी चाहिए, और अचानक सहूलियत की राजनीति के हिसाब से AI का भी इन्होंने जिक्र छेड़ दिया। यानी नए सिरे से डाइवर्ट करने की कोशिश ये पूरी चर्चा को यहाँ पर करना चाह रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं इसी से जुड़ी। भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है। मंदिर में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी है, ये हमारी ओर से याचिका प्रस्तुत करी गई है। उन्हें खुद हमें जो पार्टी बनाया है जामा मस्जिद को, उसमें खुद कहा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। संभल के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद का मामला गर्माता जा रहा है। एक तरफ जहां हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद 850 साल पुरानी है, वहीं हिंदू महासभा ने कोर्ट में दावा ठोका है कि गुलाम दंश के शासकों ने नीलकंठ महादेव मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई थी। ऐसे में हिंदुओं को यहाँ पूजा का अधिकार दिया जाए। हम अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है और सारे साक्ष्यों, सारे सबूतों के आधार पर हम आए हैं। हम अपने अदालत से पूरा हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। बदायूं में हिंदू महासभा ने जो दावा किया है उस पर 3 दिसंबर को सुनवाई होगी और उसी दिन जज फैसला करेंगे कि ये दावा सुनवाई योग्य है या नहीं। कोर्ट इस दावे पर फैसला करे उससे पहले ही सियासत शुरू हो गई है। जिस तरह से सियासतदानों ने संभल के मुद्दे पर बयानबाजी करके संभल का माहौल बिगाड़ा, वैसी ही कोशिशें बदायूं में भी शुरू हो गई हैं। ASI और जजों को कटघरे में खड़ा करना विपक्षी नेताओं की आदत बनती जा रही है। तभी तो AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ASI के साथ साथ यूपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। भड़काऊ भाईजान ने बदायूं के मुद्दे पर ट्वीट किया तो बीजेपी नेताओं ने उनके बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। ये तो मतलब पागलपन वाला बयान है। हिंदूवादी लोगों पे या इस्लामवादी लोगों पे या सिखवादी लोगों पे लगाम लग, ये भाषा तो पागल व्यक्ति ही बोल सकता है। आपराधिक व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और समाज में नफरत की भाषा बोलने वालों पर लगाम लगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दे रहा है। जहां संभल के पत्थरबाजों को शहीद और मासूम बताने की कवायद चल रही है, वहीं हैदराबाद में बैठे भाईजान वर्शिप एक्ट का हवाला देकर मुगलों की निशानी बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष हर मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए न्यायालय पर सवाल खड़ा करने से भी बाज नहीं आ रहा है। यही वजह है कि बीजेपी विपक्ष के ऐसे नेताओं को करारा जवाब दे रही है। प्रजातंत्र में सबसे बड़ा न्यायालय होता है और न्यायालय के आदेश को मानना हमारा एक परम कर्तव्य होता है, धर्म भी बनता है। लेकिन विपक्ष के लोग यदि न्यायालय के आदेश को नहीं मान रहे तो वो किसके आदेश को मानेंगे? न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसको मानना चाहिए। फिलहाल बदायूं के मुद्दे पर हिंदू महासभा सबूतों के साथ कोर्ट पहुंची है। ऐसे में देखना ये होगा कि 3 दिसंबर को कोर्ट इस मुद्दे पर क्या फैसला सुनाती है। लेकिन अगर ये याचिका स्वीकार कर ली जाती है तो बदायूं मस्जिद मामले में सियासी बयानबाजी और तेज हो सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए संभल में तो कैसे माहौल बिगड़ा था और अब यहाँ पर बदायूं में भी माहौल बिगाड़ने के लिए तरह तरह के बयान देने शुरू हो गए हैं। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, जैसे एआई का जिक्र आ रहा था, उन्होंने एआई के बाद एचआई की जरूरत बता दी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दरअसल कह रहे हैं कि हिंदू इंटेलेक्चुअल्स की जरूरत अब है और वो जोड़ते रहेंगे हिंदू इंटेलेक्चुअल्स को, क्योंकि इससे पहले आपने सुना था कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने यह कह दिया था कि आने वाली नस्लों को एआई की पढ़ाई के बजाय एएसआई खुदाई में लगा रही। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात कर रहे थे उसका जवाब यहां पर दिया है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, सीधे सीधे ये कहकर कि हिंदू इंटेलेक्चुअल्स की जरूरत अब सबसे ज्यादा है और उन्हीं को जोड़ने। आपको याद होगा अभी पिछले दिनों एकता यात्रा पर निकले थे, 9 दिनों की पदयात्रा थी 160 किलोमीटर में और करोड़ों हिंदू उनके साथ जुड़ते दिखाई दिए। लाखों लोगों की भीड़ उनके साथ जुड़ रही थी, कलाकार, सिने कलाकार, अलग अलग राजनीतिक मंच के लोग भी उनके साथ दिखाई दे रहे थे। ऐसे में क्या कह रहे हैं हिंदू इंटेलेक्चुअल्स को लेकर, हिंदू इंटेलिजेंस की कैसे बात कर रहे हैं बाबा, सुनिए एक बार। हर हाल में इस देश में हिंदू एक होगा। हमको 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए जो अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को बचा करके रखें और पुनः स्थापना हिंदुत्व की होवे। यही हमारा उद्देश्य। घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को जगाएंगे। एआई के बाद एचआई की जरूरत है भारत में। हिंदू इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल हिंदू। तो सुना आपने बाबा बागेश्वर को। और चलिए अब बदायूं का तो हमने पूरा सूरत हाल आपको बता दिया, कैसे एआई एचआई आ गया, लेकिन संभल में क्या हालात हैं। संभल पिछले कई दिनों तक सुलगता रहा, आपको पता है, और उसके बाद अभी आप देखिए हालात बिल्कुल नियंत्रण में है। और यहाँ शाही जामा मस्जिद जिसको लेकर विवाद है, दावा है, वहां पर न्यायिक जांच टीम पहुंची है। शासन के आदेश पर देखिए ये न्यायिक जांच टीम गठित की गई, जिसमें पूर्व हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और उनके साथ और लोगों को मेंबर बनाया गया इस टीम में। और हर एक पहलू पर शाही जामा मस्जिद में जांच के लिए ये टीम पहुंची है। चलिए आपको जरा दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। टीम तो पहुंच गई, अब टीम कई लोगों से देखिए लोगों के बीच पहुंच रही, स्थानीय लोगों से बात कर रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर परेशानी अगर किसी को हुई है तो स्थानीय लोगों को हुई है। दंगे भड़के, लोग ताला बंद करके अपने घरों से चले गए और हालात बद से बदतर हो गए। और ऐसे में सियासी पर्यटन के लिए नेता भी बड़े उत्साहित दिखाई दिए। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर न्यायिक जांच टीम पहुंची है तो वो हर पहलू पर जानकारी ले रही है, हर पहलू पर जानकारी ले रही है। और आंजनेय सिंह जो कमिश्नर है मुरादाबाद मंडल के, वो भी आपको इस टीम का हिस्सा उनके साथ जाते दिखाई दे रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि जांच कैसे हो रही है। न्यायिक जांच आयोग की जो टीम है वो क्या कर रही है, हिंसा की जांच करने के लिए पहुंची है। ये हमने आपको तस्वीर दिखाई। 3 सदस्यों की ये टीम है जो शाही जामा मस्जिद पहुंची और लोगों से बातचीत की। मस्जिद कमेटी के लोगों ने यहाँ पर जो वहाँ के रहवासी हैं उनसे समझने की कोशिश की कि दरअसल उस दिन हुआ क्या था। वो जो 2-2.5 घंटे का समय था, जिस तरह की पत्थरबाजी हुई, जिस तरह गोलियां चलने लगी, 4 लोगों की मौत हो गई, तमाम जो सवाल हैं उनको लेकर न्यायिक टीम के स्थानीय लोगों से यहाँ बातचीत हुई है, उनसे समझने की कोशिश की है। और टीम ने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो उस वक्त वहां पर तैनात थे या उनकी ड्यूटी है या उनके अंडर वो पूरा जोन आता है, उनसे भी, उन अधिकारियों से भी सवाल जवाब किए गए हैं कि आपने वो जो माहौल था 2-2.5 घंटे तक उसे संभालने के लिए क्या किया। पुलिस के अधिकारियों से भी बात की है। और संभल में देखिए आज भी, अभी भी इस वक्त आपको बताएं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कल जब तमाम जो सपा नेता जाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें बाकायदा डीएम ने कॉल करके भी कहा कि आप मत पहुंचिए। और ऐसे में अभी देखिए कुछ दिन तक जो तमाम नेता हैं उनको भी मना किया है कि वो ना पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जरूरी भी यही है कि तनावपूर्ण माहौल ना हो, स्थिति नियंत्रित रहे, इसका ध्यान प्रशासन रख रहा है। लेकिन कौन कौन से वो ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब यहाँ जानने की कोशिश कर रहा है जो न्यायिक जांच आयोग की टीम जो पहुंची है, वो क्या क्या सवाल हैं उनका जवाब जानने की कोशिश कर रही है। समझिए कि क्या साजिश के तहत हिंसा कराई गई, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ये इस तरह के सबूत मिले। हमने आपको खुद प्रहार में सुनवाया कि कैसे ऑडियो कॉल के जरिए लोगों को बुलाया जा रहा था। कल हमने आपको दिखाया मौलाना लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रहे थे। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, तो इसका जवाब जानने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा क्या पुलिस सुरक्षा के प्रबंध जो थे वो ठीक थे, क्योंकि पुलिस पर आपने देखा विपक्ष के तमाम जो चेहरे हैं, दंगाइयों पर किसी ने प्रश्न नहीं किया, ये नहीं कहा कि दंगाई वहां कैसे पहुंचे, उन्होंने कैसे इतनी बड़ी संख्या में पत्थर इकट्ठा किए होते, किसी ने नहीं कहा। लेकिन पुलिस पर जरूर प्रश्न उठे हैं, तो इस पहलू पर भी जांच हो रही है। ये विपक्षी नेता जरूर सुन लें, क्योंकि उनके लिए जानना जरूरी है कि ये पहलू भी जांच के दायरे में है। ऐसे में सरकार पर सवाल जब वो खड़े करते हैं तो कम से कम उन्हें ये जानकारी रहे। लेकिन किन
कारणों से हिंसा को अंजाम दिया गया, ये भी प्रश्न है, क्योंकि वो 2.5 घंटे का समय ऐसा था जब सर्वे टीम मस्जिद के अंदर थी, साक्ष्य देख रही थी, और उसी समय अंदर सोचिए वहां जांच चल रही है और बाहर पत्थरबाजी हो रही है, गोलियां चल रही, किस तरह का माहौल होगा, कितना खौफनाक माहौल होगा। तो उस लिहाज से भी जांच हो रही है। और ऐसी घटना को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, क्योंकि अगर संवैधानिक तरीके से किसी चीज पर दावा किया जा रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है, तो इस तरह की हिंसा भड़कना ठीक नहीं है। ऐसे में ऐसी घटना को रोकने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इस पर भी यहाँ पर जांच की जा रही है। लेकिन आपको बताएं, जो आंजनेय सिंह है, कमिश्नर जो है मुरादाबाद मंडल के, जिनके अंडर ये संभलपुरा इलाका आता है, अभी आपने देखा कि न्यायिक जांच आयोग की जो टीम थी उनके साथ भी जा रहे थे, उनसे भी हमने समझने की कोशिश की कि ये जो जांच हो रही है किस तरह से हो रही है। सुनिए जरा उनका क्या कहना है। जांच आयोग जो शासन के द्वारा गठित है उसमें माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्य दो व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे थे। उनका मूल उद्देश्य था जो जहां पे ये उपद्रव कारित हुआ उस पूरे एरिया का भ्रमण करना, उसको विजिट करना, और उन्होंने वैसा किया। जो घटना थी जिस जगह पे खास तौर पे सबसे ज़्यादा उपद्रव हुआ था उस एरिया को भी देखा और स्ट्रक्चर का भी भ्रमण। उन्होंने बाकी लोगों से भी बात की, उनसे भी उन्होंने जो कहा और उन्होंने उसको सुना। जो स्ट्रक्चर पे भी विजिट किया, नुकसान का मूल्यांकन हुआ है, उसकी समीक्षा हो रही है, उसका एग्जामिनेशन होता है कि सही मूल्यांकन हुआ है कि नहीं, वो प्रोसेस चल रहा है।